हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स। इसके पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में लॉज ऑफ इस चैप्टर से। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें इम्पल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। राइट, तो इम्पल्स बेसिकली क्या होता है? इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है। राइट, फोर्स इनटू टाइम। राइट, या कितना टाइम तक फोर्स लगा। तो अब इसको कैसे समझेंगे, ये तो हम फार्मूला हम लोग लर्न कर लेते हैं, बट इसको हम समझ नहीं, व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ इम्पल्स के फिजिकल मीनिंग क्या होती है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स which is product of average force during the impact and the time for which impact is last is measured by the total change in linear momentum produced during the impact. राइट, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि जब इम्पल्स किसी भी फोर्स का जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग द इम्पैक्ट एंड टाइम। मीन्स वही एवरेज फोर्स अगर हम निकाल लें, एवरेज फोर्स पता हो और कितने टाइम तक लगा हो फोर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इम्पल्स मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। बट अब इसको हम लोग थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग समझेंगे। इम्पल्स बेसिकली होता क्या है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। राइट, तो अब यहाँ पे इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज़ अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इम्पल्स ये बताता है कि उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ा, उस फोर्स का हमें क्या इफेक्ट पड़ा किसी भी बॉडी पे, ये हमें इम्पल्स से पता चल रहा है। कहीं पे ज़्यादा इम्पल्स की वैल्यू है, इट मीन्स वो ज़्यादा उस पर इफेक्ट कर रहा है फोर्स। द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडीज फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं जो वो फोर्स जो बहुत कम टाइम पे लगता है। जैसे आप बैट बॉल खेलते हैं, जब बैट से जब बॉल को हिट करते हैं तो वो बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के होता है, तो उसी को हम इम्पल्सिव फोर्स बोलेंगे। जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लगेगा फोर्स, उसी को हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। राइट, इम्पल्सिव फोर्स का एग्जांपल यहाँ पे आपका है हिटिंग द बॉल विद द बैट, इन ड्राइविंग नेल वुडन ब्लॉक विथ हैमर। जो वुडन ब्लॉक पे आप किसी नेल को या कील को आप जब उसमें हैमरिंग करके उसको अंदर करते हैं, कील को मीन्स वुडन ब्लॉक में इंसर्ट कराते हैं, या फायरिंग ऑफ गन को फायर करते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। ये थोड़े टाइम के लिए लगता है, बट इसका इफेक्ट हम कैसे मेजर करेंगे, कितना इफेक्टिव है, तो वो हम इम्पल्स से बताएंगे। इम्पल्स से हम मेजर कर सकते हैं ये फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो एन इम्पल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये कांस्टेंट नहीं रहता है इसकी वैल्यू। फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है? चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट जीरो, पहले जीरो से फिर मैक्सिमम होगी, देन मैक्सिमम टू जीरो होती है। तो ये हमें इसमें फोर्स, जब भी इम्पल्स फोर्स किसी पे लगता है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है फोर्स की कितनी लग रही है, तो हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं फोर्स की। एवरेज वैल्यू निकाल लें कितने टाइम तक लगा वो फोर्स, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इम्पल्स पता चल जाता है, नोन हो जाता है। राइट, thus it is not possible to measure easily the value of impulsive force because it changes with the time. In such cases we measure the total effect of the force is called impulse. उसमें केस में हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल इफेक्ट कितना हुआ, इम्पल्स से निकाल लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है फोर्स कितना इफेक्टिव रहा है फोर्स। हेंस यहाँ पे इम्पल्स इक्वल टू, यहाँ से आप देख सकते हैं इम्पल्स इक्वल टू, इम्पल्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एवरेज फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू टाइम। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम। राइट, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको उसके टर्म से लिखना चाहिए तो I इक्वल टू लिखिए, फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू आपको एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt इंटू टाइम इंटरवल, ये आपका dt हो जाएगा। ठीक है,
ये dt से dt कैंसिल या टाइम से टाइम कैंसिल, m इंटू डी वी, और डी वी मास कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशियल के इनसाइड ले जा सकते हैं, एम वी डिफरेंशियल ऑफ एम वी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, जितना मोमेंटम में चेंज हुआ वही इम्पल्स बताएगा। ये इम्पल्स नोन है तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी का मतलब क्या आ गया यहाँ पे, P2 माइनस P1, डेल्टा पी का मतलब हो गया। इस तरह से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको फिर से समझिए। आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते, फोर्स आपका m इंटू एक्सेलेरेशन हो गया आपका a। एक्सेलेरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डिफरेंशियल ना हटा के हम डेल्टा में लिख रहे हैं चेंज। एंड टाइम कितना लिखा है, टाइम अमाउंट जो भी डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम के लिए लगा सपोज, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, एम इंटू डेल्टा वी, राइट। इसको हम एम मास कांस्टेंट है तो उसको भी अंदर कर सकते हैं, डेल्टा एम वी। एम वी क्या है आपका, एम वी क्या है, एम वी आपका लीनियर मोमेंटम है। तो डेल्टा, अब डेल्टा एम वी क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, एंड डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इस तरह से हम लोग चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू निकालते हैं। change impulse equal to impulse of a force is given by change in linear momentum delta P2 माइनस P1, दैट इज़ वेरी सिंपल। जब भी किसी को मोमेंटम निकालना है तो आपको डेल्टा पी निकालना चाहिए, मीन्स चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए, तो आपको उसका उस फोर्स का इम्पल्स पता चल जाएगा, चेंज P2 माइनस P2। तो यहाँ पे ये वही चीज़ है डायरेक्ट लिखा हुआ है जो मैंने आपको डराइव करके बता दिया कहाँ से आया, राइट। अब इसमें जो अगला टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैकेनिक्स। जब भी आप मैकेनिक्स पढ़ोगे या मैकेनिक्स में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके आई थिंक आपने पहले पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, 10th थोड़ा सा 9th में था शायद। अब ये क्या होता है, पहले ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल बॉडीज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व एंड इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। मीन्स कोई सिस्टम है, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम है, ये सिस्टम है जिसको हमने आइसोलेट कर दिया मतलब ये इसको बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आइसोलेशन का मतलब है ये जिसको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा है। अब इसमें सपोज कई सारी बॉडी है, इसमें कई सारी बॉडी मासेस हैं अलग अलग, तो अब इन सब का लीनियर मोमेंटम निकाल लें, उसका वेक्टर सम निकाल लें, तो वो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, मीन्स इस बॉडी का जितने भी बॉडी मासेस हैं इस सिस्टम में, सबका लीनियर मोमेंटम निकालें, उसका वेक्टर सम लें, तो उसका वेक्टर सम क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। मीन्स अभी जो है वही 1 घंटा बाद है, वही 10 घंटे बाद है, वही उसका रहना है हमेशा लीनियर मोमेंटम, राइट। एंड ये इसके जो बॉडीज़ का आपस में एक्शन रिएक्शन या म्यूचुअल जो इंट्रैक्शन होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, ये आगे भी काम में आएगा आपके। दस इन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, दैट इज अ सिस्टम विथ नो एक्सटर्नल फोर्स, जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। म्यूचुअल फोर्सेज बिटवीन द पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम कैन कॉज चेंजेस इन लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मीन्स ये कह रहे हैं कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि जिसमें कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो बट म्यूचुअल फोर्स लग रहे होंगे बिटवीन द पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स, कैन कॉज ए चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम उनका चेंज हो सकता है कि जितने भी पार्टिकल हैं, बट एज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ
each pair are equal and opposite, linear momentum change in cancel each pair but total linear momentum remains change। मीन्स अब ये कह रहा है म्यूचुअल फोर्स है, जैसे एक बॉडी दूसरे फोर्स लगा रहा है तो इनका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो तो जीरो, वो तो इसका इफेक्ट तो जीरो होगा, बट ओवरऑल जो बॉडी को पूरी बॉडी का होगा, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा। ये चीज़ वो अनचेंज रहेगा, वो सेम रहेगा। हेंस द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व। इंटरैक्टिंग पार्टिकल मीन्स कई सारे पार्टिकल्स हैं इस सिस्टम में, वो आपस में पार्टिकल्स इंटरैक्ट हैं तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड लॉ। ये क्या है, बेसिकली सेकेंड और थर्ड लॉ का एक तरह से कंसिक्वेंस है, मीन्स जिसको आप रिजल्ट बोलते हैं, जो सेकेंड एंड थर्ड से आता है इसको। तो अब इसको समझते हैं कि मैथमेटिकली इसका मतलब क्या हुआ। अभी तो हमने थियोरेटिकली देख लिया कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, मीन्स चेंज इन मोमेंटम आप बोल सकते हैं जीरो, या मोमेंटम उसका क्या होता है, उसका डेल्टा या पी सिंपली क्या होता है, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब इसके लिए लेट अस कंसीडर ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कंप्राइजिंग टू बॉडीज ए। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें ए और बी बॉडीज हैं विथ इनिशियल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम दोनों को क्या है, पी ए वेक्टर है, पी बी वेक्टर है। लेट देम कोलाइड फॉर ए स्मॉल टाइम डेल्टा टी। अब उन दोनों को हम लोग कोलाइड करने के लिए छोड़ते हैं, दोनों डेल्टा टी टाइम तक कोलाइड करती हैं, सेपरेट विथ एंड सेपरेट हो जाती हैं विथ लीनियर मोमेंटम। फिर पी डैश एंड पी ए डैश एंड पी बी डैश अगर सेपरेट होने के बाद मीन्स इसका फाइनल मोमेंटम है आफ्टर द सेपरेशन रिस्पेक्टिवली। नाउ द ड्यूरिंग कॉलिजन, अब यहाँ पे कॉलिजन में यहाँ पे ये चीज़ देखिए, अगर ये माने कि फोर्स ए बी इज द फोर्स फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी, ये ए पे बी फोर्स लगा रहा है ए पे, एंड एफ बी इज फोर्स ऑन बी एक्सर्टेड बाय ए। तो अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली हम क्या निकाल सकते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ा डेल्टा पी दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज पी ए माइनस पी बी, ये निकालते हैं। एंड ये किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के। इम्पल्स क्या पढ़े, फोर्स इंटू टाइम डेल्टा टाइम। तो अब चेंज इन मोमेंटम निकालें, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए के मोमेंटम में कितना, पी ए डैश माइनस मीन्स ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, तो ये दोनों का चेंज निकाला, ठीक है। चेंज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम निकाल दिया ये। सिमिलरली बी का निकालेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बी का कितना हुआ, पी बी डैश माइनस पी ए। अब नाउ न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी भी अगर कोई दो बॉडी इंटरेक्ट हो रही है, मीन्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन ए बी इक्वल टू एफ बी ए। ये अब यहाँ पे ये लिख दिया एफ, मतलब एफ ए बी ने ए बी पे जितना लगाया उतने अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन लगाया यहाँ पे, क्योंकि उतने बी ए पे लगाया इन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस साइन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा दिया, एक्शन एंड रिएक्शन। अब यहाँ पे दोनों फोर्स की वैल्यू रखी है यहाँ से निकाल के, बाई टी इधर टी को इधर ले जाइए, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, पी ए डैश माइनस पी ए इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पी बी डैश माइनस पी बी, और इसको आप ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई ये करिए, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए डैश प्लस पी बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मीन्स जो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम है, यहाँ पे देखिए जो इनिशियली दोनों को, ये फाइनल मोमेंटम है, सम ऑफ फर्स्ट का फाइनल मोमेंटम पी ए डैश, सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम पी बी डैश इक्वल टू इनिशियल सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज।
तो ये आपका यहाँ से निकल के आता है। मीन्स बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम था, ये आपका आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन। मीन्स कोलिजन के पहले जितना मोमेंटम था, जितना था वही आफ्टर कोलिजन भी। इसका कंजर्वेशन का मतलब यही है, मोमेंटम उसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मीन्स बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व। तो यही लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है, राइट। Now we show the total final linear momentum of a isolated system is equal to total initial linear momentum. This proves the principle of conservation of linear momentum. अब जब भी किसी बॉडी का आप लगाओगे तो इसी तरीके से आप लगाना है। सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी v1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी v2 है, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी मान लिया, ये फाइनल मान लिया, ये भी फाइनल, ये इनिशियल u1, इसकी इनिशियल u2। तो अब इसको अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पे लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं m1 बिफोर कोलिजन, इसका मोमेंटम क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2, ये बिफोर कोलिजन हो गया। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 तो वही रहेगा, v1 फर्स्ट का वेलोसिटी चेंज हो रही है आफ्टर कोलिजन, प्लस m2 v2, जो आपकी ये चीज़ आप 9th में पढ़ चुके हो। मीन्स बिफोर कोलिजन मोमेंटम जो भी है m1 u1 प्लस m2 u2, ये इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये बिफोर कोलिजन मोमेंटम है दोनों बॉडीज़ का, जितना दोनों बॉडीज मिला के जितना था, एंड आफ्टर कोलिजन भी जितना मिला के हुआ दोनों बॉडीज़ का, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। यही बेसिकली सिंपल है, कोई सिंपल सा प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। अब इसमें थोड़ा सा मैं उस चीज़ को यहाँ पे बता देता हूँ जो अभी इसके पहले हम लोग इम्पल्स पढ़ा था, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो हमें यहाँ पे समझना चाहिए, फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है। अभी हम लोग ने पढ़ा द फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्पल्स अपॉन टाइम, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब आप कभी क्रिकेट खेलते हैं तो आप जैसे बॉल जब आती है आपके पास में, या जो भी फील्डर होता है उसके पास बॉल जाती है, तो अपनी बॉल जब उसको कलेक्ट करता है, मीन्स कैच पकड़ता है, तो उसका अपना हाथ थोड़ा पीछे ले आता है, थोड़ा बैक साइड ले आता है। तब उसका मतलब क्या होता है, वो ऐसा क्यों करता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। इसमें वही इम्पल्स का ही यूज है बेसिकली। वो करता क्या है, क्योंकि उस बॉल आ रही है तो उस पर एक फोर्स लगाएगी, और फोर्स उसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली ये आपका चेंज आई क्या है, इम्पल्स है। इम्पल्स क्या हो जाता है, चेंज डेल्टा पी अपॉन टी, चेंज इन मोमेंटम। और इसके पहले आइए हमने किसके इक्वल बताया, चेंज इन मोमेंटम और ये टाइम। अब वो क्या करता है, जब कैच पकड़ता है उसको अपना हाथ थोड़ा से पीछे लाता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी से आ रहा है। अब वो कैच पकड़ के वहीं पे उसकी वेलोसिटी जीरो कर देगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो मीन्स सडन उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो जितने मोमेंटम से आ रहा हो पूरा को पूरा वो फोर्स लगा देगा, उसके हाथ में लगेगा, जो कि हाथ उसका चोट पहुंच सकती है हाथ में। तो वो क्या करता है, अपने हैंड को थोड़ा से पीछे की तरफ बैक पुल करता है, पीछे की तरफ हाथ खींचता है। तो जो इसके क्या करता है, इसका मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी जो है कि सडन जीरो नहीं किया, थोड़ा टाइम लिया उसने जीरो करने में। मीन्स थोड़ा से उसको पीछे खींचा तो थोड़ा टाइम बढ़ा दिया उसने। ये जब टाइम बढ़ा दिया तो जो फोर्स, वो चेंज इन मोमेंटम की वजह से जो फोर्स आ रहा था उसको इसने डिक्रीज़ कर दिया, मींस फोर्स कम लगा। F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर टाइम पीरियड बढ़ा दोगे तो जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टाइम पीरियड अगर हम बढ़ा दें कहीं पे,
चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में कर रहे हैं उसको हमने, मीन्स v वेलोसिटी से आ रहा है तो उसको हम जीरो कर रहे हैं, तो जीरो करने में हमने टाइम दे दिया थोड़ा से, तो जब टाइम लगा तो यहाँ पे टाइम हो गया, तो ये फोर्स की कुछ वैल्यू हो गई। फोर्स की वैल्यू जब टाइम बढ़ा दिया तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करते ही तो उस पर चोट नहीं लगती, जिसको कहते हो आप हाथ नहीं दुखता, हाथ या हाथ में चोट नहीं पहुँच रही है, यही इसका मतलब है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंटम, या आप बोल सकते हो इम्पल्स का, राइट। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन का, पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो टॉपिक है